हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस के ऑपरेशंस देख रहे थे, है ना। और आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए भी दिया गया था। आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चंस किए होंगे। एक्सरसाइज है ना, इजी सारा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 4.3.2 है ना। तो 3.2 में मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाए थे आपको। वो सारे क्वेश्चंस एडिशन वाले थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले, है ना। तो अब हम इसमें सीखेंगे, है ना। वो सब क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कुछ कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, वो सब आप इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, है ना। अभी भी हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था पहले, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन किसके साथ था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया था, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दो टाइप का हो गया, है ना। एक मल्टीप्लिकेशन को हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद द स्केलर, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद द स्केलर। और इस वाले पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे मैट्रिक्स को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, यानी आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें अगर आप किसी स्केलर मान लो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो इस टाइप से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें होता क्या है, तो इस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है कि इस मल्टीप्लिकेशन में जो आपका मैट्रिक्स का जितने भी एलिमेंट है ना, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट, वो सारा एलिमेंट इस स्केलर से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो अगर आपको 2 लैम्डा करना है तो ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट में क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट है, जहां जहां पे एलिमेंट होगा सब में 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स को हम एक दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? विद द मैट्रिक्स, ये हमें सीखना है, ठीक है। तो देखो इस वाले में क्या होगा कि हमारे पास, आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, और अगर हमें मैट्रिक्स किसी ने दे दिया है तो हमें इसका ऑर्डर भी डिफाइन होना चाहिए, है ना। जिसका मान लिया ऑर्डर m क्रॉस n है। दूसरा एक मैट्रिक्स मान लिया जिसका ऑर्डर p क्रॉस q टाइप का है ना। तो जब भी हमें मैट्रिक्स दिया होगा तो हमें उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर के बेसिस पे ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। याद होगा आपको कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था तो वहां पे सेम ऑर्डर को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशन मेथड है उस मेथड से नहीं होता, जो आपने नंबर में जिस तरीके से सीखा है ना, उस टाइप से नहीं होता है। तो कैसे होता है उस चीज को हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस कंडीशन में, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कब कर सकते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है उस पॉइंट को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली डिफाइंड, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों का, ठीक है। लेकिन यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली डिफाइंड व्हेन द number of column of matrix A is same as number of
रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। और ऐसा रूल क्यों होता है, वो रूल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बेसिक सी चीज है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक में जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का स्टार्टिंग वाला 3-4 पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि उसने एक्सप्लेन करके रखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम उस डिटेल में नहीं जाने उतना, हमें बस ये सीखना है कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल, ओनली डिफाइन, है ना, ओनली डिफाइन व्हेन नंबर ऑफ कॉलम, है ना। यहां पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अगर आप ए को बी से डिफाइन कर रहे हो तो आपको पहले वाले नंबर ऑफ ए मतलब क्या हो गया कि इस पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम आपको देखना है ना, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कौन सा हो गया, ये एन वाला दिख रहा है आपको। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, सेम एज नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी नंबर ऑफ रो क्या होता है, ये वाला, है ना। तो अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसके ऑर्डर को तो देखोगे ही, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपके ऑर्डर में ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। दिख रहा है आपका, है ना, ये दोनों चीजें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा कब पॉसिबल है, ए अगर आपका m क्रॉस n है और b अगर आपका p क्रॉस q मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे, है ना। तो जनरली हम ये क्रॉस वाला सिंबल यूज नहीं करते, सिंपली ए, अगर आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो सिंपली आप ए बी लिखोगे इस तरीके से, है ना। तो अगर आपको ए बी निकालना है तो हमें क्या ध्यान देना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो ये नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो रो है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इफ n इक्वल टू p। क्लियर है, तो पहली चीज हमें यहां पे यही देखनी है कि कैसे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज एक दूसरे मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम ये a और b डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का ये पहला रूल है, अगर ये चीज सेटिस्फाई होता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक ना, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये m और q जो है ये कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों चीजें जो है ना, m और p जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, ठीक ना। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करना कैसे। ठीक है, तो देखो यहां पे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ना, ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा। और दूसरा पॉइंट इसी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये भी लिख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन बाय है ना, इस वाले का आपको रो, है ना, रो इज मल्टीप्लाइड विथ कॉलम। ठीक है, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है, उसका ये एक लाइन का ये रूल है। ये रूल अगर आपको समझ में आ रहा है कि तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाओगे, और 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रो इज मल्टीप्लाइड विथ कॉलम। ठीक है, अब कैसे होगा तो हमें ये देखना है। ठीक है, मान लो मैं इजी सा कोई दो मैट्रिक्स ले लेता हूं आपको। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं इस टाइप का, एक मैट्रिक्स मान लो मैंने इस टाइप से ले रहा हूं 1 2 और 2 1, मैंने एक मैट्रिक्स ये लिया, और दूसरा मैट्रिक्स में ये ले रहा हूं 1 2 3 2 1 0। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है ना, 2 रो और 2 कॉलम है। सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो और 3 कॉलम है। क्या हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी निकाल सकते हैं, a इंटू बी निकाल सकते हैं। तो a इंटू बी यहां पे क्या है, पॉसिबल है।
है ना, A इंटू बी इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहां पे देखो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं, ये दोनों क्या है, सेम है। और इसी में एक और पॉइंट लिख लो ऊपर में, है ना, यहां पे इसी में एक पॉइंट और बना के लिख लो इस तरफ, इसी में यहां पे लिख लो रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल हैव ऑर्डर, है ना, जो आपका बच गया वो उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो यहां पे ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कितना होगा, m क्रॉस q। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरा मैट्रिक्स भी आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, जो आपका कॉमन वाला पार्ट छूट गया है वो वाला पार्ट हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, है ना। तो अगर आप a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो एक अदर मैट्रिक्स c बनेगा, है ना। तो c का हम ऑर्डर क्या लिखेंगे, c का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 क्यों हो गया, यहां वाला 2 बच गया और यहां वाला 3 बच गया, दिख रहा है, यहां वाला 2 बच गया और यहां वाला 3 बच गया। तो ये दोनों मिलके आपका क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा, है ना। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे 3 रूल लिखा मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहली चीज कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए और नंबर ऑफ रो और बी सेम हो जाए, है ना। तो ये मैंने कंडीशन लिखा। तो पहली चीज तो हमें ये चेक करना है। अगर आप ये चेक कर लेते हो तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, जो आपका बच गया। तो यहां पे देखो m बच गया और q बच गया, है ना। तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम मिलके आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, और यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें करना क्या है, रो इज मल्टीप्लाइड विद कॉलम। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं, थर्ड ऑपरेशन। दो ऑपरेशन आपको समझ में आ गया। पहला मैंने चेक किया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और दूसरा मैंने चेक किया कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है कि नहीं। दो हो गया। अब हम देखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो थर्ड जो रूल मैंने बताया वो रूल क्या था कि आपको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं a इंटू बी लिख रहा हूं और दोनों मैट्रिक्स को मैं आसपास यहां पे लिख देता हूं, 1 2 2 1। ठीक है, और यहां पे मैं दूसरा मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 3 2 1 0। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना कि आपको करना क्या है, कि पहले आपको पहले वाले मैट्रिक्स का रो चूज करना है। तो पहला रो क्या है हमारा, देखो ये हमारा रो है। ठीक है, और ये कौन सा रो है, R1 है। क्लियर है, ये क्या है, R1 है। और ये दूसरे वाले मैट्रिक्स का आपको कॉलम चूज करना है। तो ये कॉलम कौन सा है, C1 है ना। तो मल्टीप्लाई कौन सा किसके साथ होगा, R किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो R1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 से। क्लियर है ना। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वही है, लेकिन यहां पे आपके पास एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स हमारे पास अलग अलग है ना। यहां पे 2 एलिमेंट यहां भी है, 2 एलिमेंट यहां भी है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यानी पहले हमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो पहला वाला एलिमेंट है ना, 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, और इसका जो 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट है, तो इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पे, और वो किस पोजीशन पे आएगा, है ना। यहां पे जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 3 का बनेगा, मतलब 2 कॉलम 2 रो होंगे और 3 कॉलम ऐसा होगा। तो हर एक प्लेस पे हमारे पास एक एक एलिमेंट होगा। तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया ये किस पोजीशन पे आएगा, तो ये पोजीशन डिफाइन होगा कि आप किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। आपने किसको किससे मल्टीप्लाई किया, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो ये जो मल्टीप्लाई होके ऐड होगा वो कहां पे आएगा, 1 1 प्लेस पे आएगा, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1। देखो मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, पहले मैं पहले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 2 इंटू 2, है ना। तो इस 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, और इसको जब आप सॉल्व करके नीचे लिखोगे, है ना, सॉल्व करके जब आप इसको नीचे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये
यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके नीचे लिखते भी जाऊंगा, है ना। ऊपर में भी अब मैं आपको शो कर रहा हूँ और नीचे में मैं उसका फाइनल आंसर भी लिख रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 1 इंटू 1 2, सॉरी 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, तो टोटल कितना हो गया 5। तो पहले 1 1 प्लेस पे एलिमेंट कितना आ जाएगा 5, है ना। तो रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन मतलब समझ में आ गया। तो आपने पहले प्लेस का एलिमेंट फाइंड कर लिया रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, क्लियर है ना। तो हमने पहले को सॉल्व कर लिया कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो ये मेरा C1 हो गया। तो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। फिर से इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं दूसरे कॉलम पे आ रहा हूं। दूसरा कॉलम क्या है हमारे पास, ये वाला, और ये क्या है C2। तो R1 C2 कौन से प्लेस पे आएगा, दूसरे प्लेस पे। समझ में आ रहा है क्या, दूसरे प्लेस पे आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। तो आप यहां पे जब एलिमेंट लिखोगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लिखोगे, और यहां पे भी आप एलिमेंट किस तरीके से लिखोगे, फिर से सेम मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से। पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा देखो, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, दिख रहा है क्या, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, दिखा सबको, है ना। तो ये मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे सेकेंड वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लो। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये किस पोजीशन पे आया समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने R1 को C2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब वैसे ही मैं क्या करूंगा, R1 को C3 से मल्टीप्लाई करूंगा, है कि नहीं। इसी तरीके से हम R1 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा C3 है ना। और R1 को C3 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस पोजीशन पे आपको फिल करना पड़ेगा, थर्ड पोजीशन पे, है ना, इस वाले पोजीशन पे। तो फिर से कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ। तो कितना हो जाएगा, यहां पे लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, है ना। और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, फाइनल आंसर आपका यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर है। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है समझ में आया। तो ये देखो पहले रो के आपको करना क्या है, यही चीज ऑपरेशन हमें बार बार अप्लाई करना है। तो देखो मैंने पहले रो चूज किया और दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसी टाइप से यहाँ पे होता है, ठीक ना। आपको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो जो हमने रूल लिखा था रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने पहला रो वाला काम तो कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे रो पे, है ना। तो फिर से आप यहाँ पे दूसरा रो चूज करोगे R2, और फिर से आप पहले कॉलम को फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं। तो R2 को C1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरीके से, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। समझ में आ रहा है क्या। और यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, है ना। इस पोजीशन पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे मैंने लिखा, और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लो, 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरा काम हो गया किसका, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मैंने काम कर दिया। अब हम किस पे आएंगे, सेकेंड कॉलम पे, है ना। तो पहला कॉलम तो मैंने कर दिया, अब आओ जाओ दूसरे कॉलम पे, है ना। तो ये मेरा C2 है। C2 में भी हम फिर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही मल्टीप्लिकेशन है। 2 को आप पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा फिर से आपके पास, है ना, दूसरा एलिमेंट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है ना। तो ये मेरा सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे फिर थर्ड पे, है ना। तो आपको एक एक फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का एक एक कॉलम चूज करना है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये देखो मैंने C3 ले लिया, ये क्या हमारा C3 है ना। और C3 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके बस ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 6, है ना। और देखो इस तरीके से आप करोगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आपका
2 क्रॉस 3 का ही आएगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ही रो अवेलेबल है और 3 कॉलम है ना। तो उसी तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, है ना। तो आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो यही चीजें आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो पहली चीज हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो इस तरीके से रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके आप लिखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा इजीली, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है ना। कुछ और एग्जांपल हम करते हैं तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो बस आपको पहला काम जो हमें ये देखना है कि कैसे हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मतलब कि कैसे हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, और सी मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट है 1 -1 2 और 0 3 4, है ना। ये मुझे एक मैट्रिक्स दिया और एक दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है 2 7 -1 1, ठीक है, और ये 5 और ये -4, ठीक है। अब पहली चीज, जब भी हमें मैट्रिक्स दे तो हमें करना क्या है, पहली चीज हमें करना यही है कि सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, तो 2 क्रॉस 3 कॉलम, है ना। और इस वाले में देखो कितने रो हैं, इसमें 3 रोज हैं और कॉलम कितने 2 हैं। तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो हम यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, C इंटू डी इज पॉसिबल, है ना। और ये पॉसिबल है तो रिजल्टेड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताओ, रिजल्टेड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना लिखोगे आप, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना होगा। तो देखो जो कॉमन वाला पार्ट है उसको आप छोड़ दो, जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या क्या बच गया, पहले वाले से 2 कॉलम बचा, दूसरे वाले से 2 रो बचा, तो 2 क्रॉस 2 का हमारे पास मैट्रिक्स आने वाला है कि नहीं। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि क्या ये आता है या नहीं। तो मैं दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे आसपास लिखूंगा, देखो 1 -1 2 0 3 4, है ना, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे साइड में मैं दूसरा मैट्रिक्स लिख रहा हूं 2 7 -1 1 और 5 और -4, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें पता है कि जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो कितने का मिलने वाला है, 2 क्रॉस 2 का मिलने वाला है ना। तो देखो 2 क्रॉस 2 का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कैसे करेंगे, फिर से रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहला रो चूज कर लो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, R1 हो गया, और इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो इसलिए हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, समझ में आ रहा है क्या, जितने रो में आपके पास एलिमेंट होंगे उतना ही कॉलम में एलिमेंट होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर उसी तरीके से प्रोसीड होगा, है ना। तो पहला रो पहला कॉलम ले रहे हैं तो हम कहां पे फिल करेंगे, 1 1 प्लेस पे फिल करेंगे, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले प्लेस पे। और कैसे फिल करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, और मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, दिख रहा है क्या, प्लस 2 इंटू 5। देखो ये मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके पहला वाला एलिमेंट लिखा, है ना। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, सिंप्लीफाई करके मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो 1 इंटू 2 कितना दे देगा, 2, -1 कितना हो जाएगा, प्लस, और ये +10, तो टोटल कितना हो गया 13। तो फर्स्ट प्लेस पे कितना आ जाएगा आपका 13। समझ में आया क्या कि हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। तो मेरा पहला एलिमेंट फिक्स हो गया और फिल हो गया कहां पे, 1 1 पे। हमने रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पहला एलिमेंट जो है वो मेरा मिल गया। अब क्या करेंगे, पहले रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये मेरा
C2 है कि नहीं। और C2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्लेस पे फिल करना पड़ेगा, सेकेंड प्लेस पे, है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे, है ना। ये R1 यहां से देखो 1 और 2 आपको प्लेस भी देता जाएगा साथ साथ, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिर से वही चीज, पहले वाले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरे वाले एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ, है ना। ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो क्या क्या होगा, यहां पे देखो 1 × 7 प्लस -1 × 1 प्लस 2 × -4, देखोगे यार है क्या, है ना। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, है ना, तो पहला वाला तो हमारा 13 आ गया था, दूसरा वाला जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, 1 × 7 7, यहाँ पे -1 × 1 -1 और 2 × -4 कितना दे देगा, -8। तो टोटल आपका कितना हो गया, देखो 7 - 9, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -2, दिख रहा है क्या, है ना। सिंपली बस उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वगैरह, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरा पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। जैसे कि लास्ट में मैं बता देता हूं, ठीक है। अब मेरा देखो, पहले मैंने रो 1 को कॉलम से, मैंने हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम कहां पे आ जाएंगे, तो पहला वाला हमारा देखो, पहला रो के साथ मैंने सारे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया और यहां पे मैंने इस तरफ फिल भी कर दिया, है ना। तो मेरा ये वाला काम तो खत्म हो गया, है ना। अब हम किस पे आ जाएंगे, दूसरे कॉलम पे, है ना। तो यहां पे दूसरे कॉलम को मार्क कर लो, ये वाला कॉलम है, तो ये मेरा R2 हो गया। और R2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से C1 से, है ना। और R2 को C1 से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फिर से वही चीज, 0 का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से, है ना, सिंपल है। तो 0 × 2, है ना। और किस प्लेस पे लिखेंगे, प्लेस कहां से पता चलेगा, तो देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे मैंने इसको फिल कर रहा हूं। तो 0 × 2 प्लस 3 × -1 प्लस 4 × 5, है कि नहीं। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप सॉल्व करके देखना, है ना। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 17 आता है। सॉल्व करके आप देखना कि कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये देखो मैंने इस प्लेस को भी फिल कर दिया। अब हम किस पे आ जाएंगे, फिर से अब हम आ जाएंगे, पहला कॉलम वाला हमारा काम खत्म हो गया, है ना। अब हम आ जाएंगे फिर से वही दूसरे कॉलम पे, है ना। और पहला वाला कॉलम तो हमारे पास है, सॉरी दूसरा वाला कॉलम तो हमारे पास है ही, है ना। तो R2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ, है ना। तो ये मेरा दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही चीज, है ना। ये मेरा C2 हो गया। और इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 0 × 7 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × -4, है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाता है, -13। सॉल्व करके आप देखना, है ना। तो ये देखो मेरा पूरा मल्टीप्लिकेशन कवर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से कितने भी कैसा भी मैट्रिक्स दे दे, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, है कि नहीं। तो यहां से हम इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके लिख पाएंगे, क्लियर है ना। तो ये चीज बस आप ध्यान रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करना है और किस तरीके से करना है ना। बस आपका रो और कॉलम, है ना, वो उस पर ध्यान देना कि किसका रो और किसका कॉलम हमारे पास इक्वल होना चाहिए ना। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर इक्वल है तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट आते हैं हम लोग फिर से प्रॉपर्टी पे, है ना। प्रॉपर्टी पे आते हैं इसमें। तो यहां पे अगर आप प्रॉपर्टी चेक करोगे तो यहां पे प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है ना। तो प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टी देख लो,
है ना। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स दे दे, है ना, तो A इंटू बी और B इंटू ए हमेशा क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। A इंटू बी और B इंटू ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू, है ना, ऑलवेज, है ना, ये चीज ऑलवेज नहीं होता है ना। ए और बी आपस में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शो कर भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, लेकिन ऑलवेज अगर आप बोलोगे तो उस केस में ये चीज नहीं होता, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट शो कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इसके शो नहीं करता। जैसे ऊपर वाला मैट्रिक्स देख लो, ऊपर वाला जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर आप यहां पे C और D आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 क्रॉस 3 था और 3 क्रॉस 2 था, है ना। अगर आप D क्रॉस C करोगे तो आपका सेम एलिमेंट नहीं आ जाएगा, है ना। D क्रॉस C करोगे तो आपका क्या होगा, देखो D क्रॉस C क्या पॉसिबल है यहां पे, तो देखो D और C, है ना। तो D का ऑर्डर कितना है यहाँ पे देखो D का ऑर्डर कितना है, D का ऑर्डर मेरा 3 क्रॉस 2 है और C का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है ना। तो पहली चीज तो यहाँ पे हमें देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना होगा, देखो रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, है ना। तो देखो C क्रॉस D का, सॉरी C इंटू D का जो ऑर्डर था हमारे पास वो कितना था, 2 क्रॉस 2 था, और D क्रॉस C का ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 क्रॉस 3। और अगर ऑर्डर ही सेम नहीं हो तो क्या मैट्रिक्स इक्वल होगा, है ना। तो इसलिए आप ये चीज क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो, ठीक ना, क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो। आपके पास क्वेश्चन में भी ढेर सारा इस टाइप का एग्जांपल आएगा जहां पे वो ये चीजें शो करने के लिए बोलता है आपसे कि आप ये चीज देखो, ठीक है। तो ये जो पहला प्रॉपर्टी है इसमें कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना कि जब भी आपको दो मैट्रिक्स दे दे तो इसका मतलब ये नहीं कि A इंटू बी हमें पता है तो B इंटू ए भी सेम ही टाइप का होगा, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगा ऑलवेज, ठीक है। दूसरा चीज एसोसिएटिव लॉ पे आते हैं, ठीक है। दूसरा हम एसोसिएटिव लॉ पे आते हैं। तो यहां पे एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यहां पे एसोसिएटिव लॉ जो है ये मैट्रिक्स जो है ये सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है A B C, है ना, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इसको इससे पहले मल्टीप्लाई किया या इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बाद में C से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों चीजें क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, है ना। यहां पे साइड में मैं लिख दे रहा हूं इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, है ना। तो अगर मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो हम बोल सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ शो करता है, ठीक है। इसमें आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे ऑर्डर ध्यान रखना है, ए बी सी का ऑर्डर है, यहां पे भी देखो ए बी सी का ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही यहां पे एक और लॉ होता है, आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये सेटिस्फाई करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ना, अगर आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो रहा है, ठीक है, तो मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है बी और सी, उसको हमने ऐड किया और एक मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना कि फिर से हम ऑर्डर चेंज नहीं कर पाएंगे। ए इस तरफ से मल्टीप्लाई है तो ए हमेशा किस तरफ मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखो ए मेरा लेफ्ट साइड में ही है। अगर ये चीज ऐसे लिखा होता B प्लस C और A इस तरफ होता तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं,
बी को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और सी को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर करता है कि आप बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो या ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, है ना। तो अगर ये इसको हम कौन सा मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, अगर आप बोलना चाहो तो ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको हम लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको राइट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, है ना। तो बोल सकते हो, लेकिन इन जनरल आप ये ध्यान रखना कि ऑर्डर का, कि ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, हमने उसमें ये चीज भी पढ़ा था, आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, है ना। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे होता है आइडेंटिटी, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया कि आपके पास दो, है ना, हमें एक ऐसा एलिमेंट खोजना है ना। एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, इसमें हमें एक ऐसा स्टार ऑपरेशन लगा के एक ऐसा मैट्रिक्स यहां पे डालना है कि फिर से हमें क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए, है ना। तो वो मैट्रिक्स यहां पे क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आप लिख लो, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट बना के लिख लो, ठीक है। फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पे ये ध्यान रखना कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि, है ना, जो आइडेंटिटी आपकी अवेलेबल होगी वो सिर्फ किसके लिए अवेलेबल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, देयर exist an identity matrix of same order, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपको पता है ना। डेफिनेशन में मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको लिखवाया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 होता है और बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है, ठीक है। तो, है ना, तो उसको हम आइडेंटिटी को किससे डिनोट करते हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, सच दैट, है ना, सच दैट अगर आप कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आप आई से मल्टीप्लाई करोगे। आई को हमने किससे डिनोट किया था, आइडेंटिटी से, याद है ना। और इसी को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करो तो भी ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, यहां पे देखो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अवेलेबल है। बाकी सारे मैट्रिक्स के लिए आपका आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की तरह देख लो, है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग आगे ध्यान रखेंगे, है ना। मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया 2 3 4 5, है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको बोल रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना। यानी अगर आप ए जिस ऑर्डर का लोगे, आई का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां पे मैंने ए कितना लिया है, 2 क्रॉस 2 का लिया है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें कितने का लेना पड़ेगा, 2 क्रॉस 2 का ही लेना पड़ेगा। तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे, डायगोनल पे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बाकी सारा एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए, है ना। और अभी जस्ट आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा है मतलब आप ए को आई से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो आपको क्या मिल रहा है ना। 4 5 इंटू 1 0 0 1, है ना। देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, याद है आपको, फर्स्ट रो को हम लोग किससे करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा फर्स्ट रो हो गया और ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 2 इंटू 1 2, और 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से, तो ये तो आपको 0 दे देगा। तो पहला एलिमेंट आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, सॉरी 2 मिल जाएगा, क्लियर है। दूसरा वाला
2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा, है ना। सेकेंड कॉलम में अगर आप आ जाओ तो सेकेंड कॉलम में क्या है, 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ऐड करके लिखोगे, है ना। तो ये देखो मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, ये मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, ये मैंने रो 1 को, देखो रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करो तो पहला वाला 0 हो गया और दूसरा वाला कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। दिख रहा है क्या, दिख रहा है आपको मैंने क्या किया, है ना। तो इसको मैंने, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो मेरा पहला रो वाला काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे कॉलम पे आते हैं, दूसरे कॉलम को, दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। तो देखो मल्टीप्लाई हो कितना मिल जाएगा, 4। और फिर सेकेंड वाले में क्या होगा, सेकेंड वाले में क्या करोगे, सेकेंड वाले में फिर से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 0 से मल्टीप्लाई होगा और 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मिल जाएगा, 1। और देखो यही कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ही है ना। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको फिर से क्या मिलने वाला है, ए ही मिलने वाला है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको कितना मिलेगा, हमेशा कितना मिलेगा आपको, वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिल जाएगा, है ना। और लेकिन वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए हमारा, वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सिर्फ कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आपका इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। वैसे ही आप किसी गिवन मैट्रिक्स को खुद उसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है कि नहीं। किसी मैट्रिक्स को आप खुद उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये मेरा ए मैट्रिक्स है ना। अगर मैं ए स्क्वायर लिखता हूं तो ए स्क्वायर की मतलब क्या होगा, ए इंटू ए, है कि नहीं। और ए हमारा क्या है, यहां पे देखो 2 3 4 5, मैंने हमें इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर भी डिफाइन होता है, ए क्यूब भी पूछ सकता है, ए की पावर 4 भी पूछ सकता है ना। तो इस टाइप से अगर होगा तो आपको, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने ले लिया था ये। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, फर्स्ट रो को, है ना, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। तो 12 और 4 16। तो पहला एलिमेंट कितना हो जाएगा, 16, है ना। देखो मैंने मल्टीप्लाई भी किया, ऐड भी किया। उसके बाद पहले वाले को दूसरे कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 इंटू 3 6 और 5 इंटू 3 15। 15 प्लस 6 कितना हो गया, 21, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा वाला काम भी हो गया। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, है ना। तो 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 4 20। तो ये कितना हो जाएगा, 28। और फिर इसी तरीके से मैं इस वाले को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 5 25, है ना। तो 25 और 12 कितना हो गया, 37। तो ये देखो आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया, है ना। अगर कोई मुझसे बोलता है कि मुझे ए क्यूब निकाल के बताओ, तो ए क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें ए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। और देखो ए स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बस मुझे करना क्या है, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 16 21 28 37। और इस मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 से। और इस तरीके से आप यहाँ पे मैट्रिक्स फिर से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, है ना। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। वैसे ही आपको 3 मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई करने के लिए दे सकता है ना। तो अगर कोई आपसे, अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन में ये दे दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप कि अगर मान लो आपको किसी ने 3 मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, ए पी क्रॉस क्यू, बी एम क्रॉस एन और सी एल क्रॉस एन, ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। लेट ए बी सी आर, है ना, ये 3 मैट्रिक्स है, आर 3 मैट्रिसेस ऑफ गिवन ऑर्डर, है ना। ऑर्डर सबका यहाँ पे
दिया हुआ है ना, बोल रहा है फाइंड द कंडीशन सो दैट ए बी सी इज डिफाइंड, है ना। अगर आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन सो दैट ए बी सी इज डिफाइंड, ए बी सी डिफाइन होने का मतलब क्या है ना, ए बी सी डिफाइन होने का मतलब क्या है, मतलब हमें इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमें इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताना है। तो इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, आपको याद है ना, इस तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। तो तीनों मैट्रिक्स का पहले आप ऑर्डर लिख लो, तो ये कितना होगा P क्रॉस Q, और ये कितना होगा M क्रॉस N, और ये कितना होगा L क्रॉस, है ना, ये L क्रॉस कुछ और ले लो, यहां पे आप L क्रॉस R ले लो, ठीक है, यहां पे मैंने L क्रॉस R ले लिया, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये चीज पहले देखना होगा कि इसका ऑर्डर तो पहले सही तरीके से होना चाहिए। तो यहां से आप क्या बता सकते हो, पहले P किसके इक्वल होना चाहिए, P इक्वल टू M होना चाहिए, और दूसरी चीज N इक्वल टू क्या होना चाहिए, N इक्वल टू L होना चाहिए। क्लियर है क्या, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है ना, तो इफ दिस देन ए बी सी इज डिफाइंड, है ना, और ये चीज क्या होगा आपका डिफाइंड होगा। और अगर ये डिफाइंड होगा तो अगर इसी में आपको बोलता है फाइंड दी, है ना, इसी में आपको ये बोलता है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, है ना। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा बताओ, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आप क्या लिखोगे, तो यहां पे देखो ये तीनों तो इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, है ना, उसके बाद ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो फाइनल आपका क्या बच जाएगा, P और R बच जाएगा। तो फाइनल आपका ऑर्डर क्या लिखोगे, P क्रॉस R। क्लियर है क्या, हमारा क्या होना चाहिए फाइनल ऑर्डर, P क्रॉस R होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहां पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम नोट कर लेते हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर, है ना, यहां पे ये चीज, ये पॉइंट आप नोट कर लो बस, ठीक है, और इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना। मैट्रिक्स देखो यहां पे इफ A इंटू बी इज 0, ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपके पास 0 आता है, ठीक है ना, ये चीज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। मान लो अगर आपको कोई दो नंबर दे दिया हो वेरिएबल, है ना, आपको याद होगा कि A इंटू बी को मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, याद है आपको, है ना। तो दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, तो आपका ये प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में सिर्फ यही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर ये कंडीशन होता है तो आपका A इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, B इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और थर्ड कंडीशन, है ना, A इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, B इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर ऑब्वियसली दोनों 0 हो तब तो 0 होगा ही, है ना। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन निकल के आता है कि अगर आपका A नॉट इक्वल टू 0 हो और B नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो अगर आपका दोनों मैट्रिक्स 0 नहीं होगा तो भी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सब तीनों तो क्या है, ऑब्वियस सी चीजें, है ना, तो ये सब क्या है, ऑब्वियस सी चीजें कि ये तो ऑब्वियसली होगा ही। तो अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है तो आप ऑलवेज ये नहीं बोल पाओगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक आपका 0 ही होना चाहिए, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये चीज हमेशा ट्रू नहीं है ना, ये चीज हमेशा आपका सही नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पे आप एक पॉइंट बना के लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो
नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन ऑल्सो बी जीरो, है ना। और ये कभी कभी आपको कोई एग्जाम्पल लिखने के लिए वो बोल देता है, ठीक है। तो यहां पे आप एग्जाम्पल कुछ भी आप अपने मन से बना सकते हो। अगर आपको कोई मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ये ले लिया, ठीक है, मुझे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूं, एक मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया और दूसरा मैट्रिक्स मैं इस तरीके से चूज कर रहा हूं। मान लो दूसरा मैट्रिक्स मैंने इस तरीके से लिया, ठीक है। और अब आप यहां पे a इंटू बी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देखो, है ना, दो मैट्रिक्स यहां पे जीरो है। अब देखो यहां पे जो मैंने जीरो लिखा है, ये एक्चुअली में जीरो क्या है, ये जीरो अपने आप में क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। हम किसी भी मैट्रिक्स को नंबर से कंपेयर नहीं करेंगे, है ना। ये अगर मैट्रिक्स है तो ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, है ना, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर सेम एज रिजल्टेंट ऑफ, है ना, रिजल्टेंट ऑफ ए बी। तो ए बी का रिजल्टेंट जो होगा उसका जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का आपको जीरो मैट्रिक्स लेना है ना। तो अगर किसी ने दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को जीरो के इक्वल बोला है, इसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स है। जैसे देखो ए का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, दोनों का रिजल्टेंट करोगे तो 2 क्रॉस 2 होगा, है ना। और यहाँ पे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो ये एक्चुअली में आपके पास क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और ये भी वैल्यू कितना है, 2 क्रॉस 2 का ही, है ना। तो इसी को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, जीरो भी लिखते हैं और यहाँ पे साइड में इसका ऑर्डर भी हम लिख देते हैं 2 क्रॉस 2, है ना। तो यहाँ पे देखो ए और बी आपका क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स आपको याद है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसको हम नॉन जीरो एलिमेंट बोलेंगे, है ना। और नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में वो पूछ लेता है आपसे, वो कुछ एग्जाम्पल भी वो देने के लिए बोल रहा है कि कुछ एग्जाम्पल बताओ जिससे आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है ना, और कब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे करते हैं। क्लियर है ना। तो इस वाले पार्ट के बाद, यहां तक करने के बाद, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो आपको अब एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करना है, ठीक है। 3.2 में आपके पास जितने क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के थे। तो अब बाकी सारे क्वेश्चन आप मल्टीप्लिकेशन के इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप उन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करना, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले आप ऑलरेडी कर ही चुके हो, है ना। बाकी आपको सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझना था, तो जो हमने सीख लिया कि कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कवर हो चुका है ना। थोड़ा सा पार्ट और बाकी है तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का एक डाउट था, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद एंट्री 0 और 1, है ना। तो आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना है ना। अगर आपको 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है तो आपको यह समझ में आ रहा है कि कितने एलिमेंट होंगे आपके पास और कितने प्लेसेस अवेलेबल होंगे। तो देखो हमारे पास कितने प्लेसेस अवेलेबल है, 9 प्लेसेस अवेलेबल है ना। 3 क्रॉस 3 में कितने प्लेसेस अवेलेबल होते हैं, 9 प्लेसेस अवेलेबल होते हैं। और हर एक प्लेस पे आपको क्या फिल करना है, हर एक प्लेस पे आप या तो 0 फिल करोगे या 1 फिल करोगे, है ना। तो अब बताओ कि अगर आपको इस प्लेस को फिल करना हो तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हमारे पास, 2 तरीके हैं, है ना। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। इसी टाइप से हर एक प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, 2 तरीके हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स अगर आपसे पूछता है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने किया था, 9 प्लेसेस हैं और हर एक प्लेसेस को फिल करने के 2 तरीके हैं। तो टोटल वेज कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2 अप टू कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स, है ना। 9 टाइम्स हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 to the power 9। तो ये इतने मैट्रिसेस आपके क्या होंगे,
पॉसिबल होंगे जो आप इस दो एलिमेंट से बना सकते हो। क्लियर है? वैसे ही 4x4 होता तो भी हम सेम तरीके से फिल कर पाते, है ना। अगर आपके पास यहाँ पे एलिमेंट वो बोल देता है कि 0, 1 और 2 से फिल करना है, तो हमारे पास हर एक प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो जाते हैं? 3 तरीके हो जाते हैं, है ना। तो 3 × 3 × 3 हर एक प्लेस को आप फिल करते जाओ जितने तरीके से फिल कर सकते हो। और क्योंकि सारे प्लेसेस को फिल करना कंपलसरी है, इसलिए हम बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो। समझ में आ गया जयश्री? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही है ना। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन आप देख लेना और एग्जांपल्स के भी आप क्वेश्चंस वगैरह देखते जाना। ठीक है, तो यहां पे आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोज सीखेंगे और कुछ और 1-2 टर्म है वो सीखेंगे, तो हमारा ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो वो कंप्लीट करते रहना और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस वगैरह करते रहना। ठीक है, और आपको वो फंक्शन रिलेशन और फंक्शन के लिए का भी आपको प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि उसका भी आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।